जो लोग कहते हैं मीडिया को सवाल पूछने चाहिए, जो लोग कहते हैं कि मीडिया की आजादी खत्म हो गई है, वही लोग मीडिया के सवाल पूछने पर उनको प्रतिबंधित कर देते हैं। आलोक जी ने मुझे कहा कि आप भड़वा चैनलों की तरह क्यों काम कर रहे हैं, डीडी कोई भड़वा चैनल तो नहीं। मैंने आपत्ति करी, मैंने बोला इस तरह के शब्द आप मेरे शो में इस्तेमाल मत कीजिए। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि आप पुख्ता जानकारी है वो मेरा शो छोड़ के चले गए। लेकिन मेरी कोशिश ये थी जब विषय आ जाए तो कम से कम उस विषय पे मेरी इतनी तैयारी हो कि उस पर कोई व्यक्ति एक ऐसा फैक्ट ना रखे कि जो गलत हो, कि मैं किसी भी कमरे में ना जाऊं। मेरे आने से पहले वो इंटरव्यू पूरा देख लिया गया था, हाईएस्ट लेवल पे वो इंटरव्यू जगह जगह देख लिया गया था, दिखा दिया गया था, और उसके बाद तय किया गया कि वो इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं होगा। मुझे ये मैसेज दिया गया कि आपका इंटरव्यू बहुत ही बेकार है और इससे अच्छा तो फलाना कर लेता, ढिमकाना कर लेता, इस इंटरव्यू में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इंटरव्यू नहीं जाएगा। मुझे ये कहा गया कि जहां पर इंटरव्यू एडिट हो रहा है उस कमरे में आप नहीं जाएंगे। जिस मशीन में इंटरव्यू था उसको लॉक कर दिया गया था। मेरे पास इंटरव्यू की एक कॉपी नहीं थी और मुझे उस इंटरव्यू को देखने की भी परमिशन नहीं थी। रियल फासिज्म था। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा वो जो कुछ कर रही हैं वो एक बेटी की तरह अपनी माँ की मदद कर रही हैं। वो जो कर रही हैं वो एक बहन की तरह अपने भाई की मदद कर रही हैं। तो एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। कि नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि दूरदर्शन के माध्यम से, डीडी नेशनल के माध्यम से वो गांव देहात तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, टीजेडी पॉडकास्ट के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं जो आजकल के चर्चित सुपर 14 क्लब के सदस्य हैं। जी हाँ, सुपर 14 क्लब वो है जिसमें जो 14 लोगों को प्रतिबंधित किया गया है इंडी अलायंस की तरफ से, उसके एक प्रमुख सदस्य अशोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं आज। आपका स्वागत है अशोक जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जयपुर डायलॉग्स और आपके सभी प्रशंसकों और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। तो अशोक श्रीवास्तव जी दूरदर्शन में हैं 20 वर्ष से, और आजकल भी इनका जो 2 टूक आता है 9 बजे, वो आप सभी लोग उससे परिचित होंगे। तो अशोक जी, आपने ऐसा क्या किया कि आपको यह ख्याति नाम क्लब की सदस्यता हासिल हुई? सुपर 14 के सदस्य आप बने, इसमें इतने बड़े बड़े लोग हैं और आप भी उसमें, तो इसके लिए तो मेरे विचार से उत्सव का एक प्रश्न है। ये उत्सव मनाया जाना चाहिए इसके लिए। तो नहीं संजय जी, उत्सव मनाए क्या करें ये तो नहीं, लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी की स्थिति में थोड़ा रोया जरूर जा सकता है, और ख़ास करके अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए थोड़ा ज़रूर रोया जा सकता है। वो लोग जो खुद को अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र का झंडा बरदार कहते हैं, वो लोग अगर 14 पत्रकारों को प्रतिबंधित कर देते हैं, कहते हैं कि ये 14 पत्रकार हमारी नज़र में प्रतिबंधित हैं, उनके चेहरों के आगे क्रॉस लगा के उनकी तस्वीरें अगर सर्कुलेट की जाती हैं लिस्ट निकाल के, तो मुझे लगता है ये इस महीने में तो उत्सव का माहौल हो सकता है कि आपने 14 लोगों को जो है और देश को ये बता दिया कि वास्तव में राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जिनको हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है डेमोक्रेसी और अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिसाब से बहुत बहुत ख़राब और ख़तरनाक ट्रेंड है। ये तो वही लोग हैं जो हर समय फांसीवाद का रोना रोते रहते हैं। बिल्कुल, यही तो दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम ये देश में फांसीवाद है, जो लोग कहते हैं कि देश में जो है तानाशाही है, जो लोग कहते हैं कि देश में एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो हिटलर के नक्शे कदम पे चलता है, तो आप लोग दरअसल क्या कर रहे हो? यही सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग कहते हैं मीडिया को सवाल पूछने चाहिए, जो लोग कहते हैं कि मीडिया की आज़ादी खत्म हो गई है, वही लोग मीडिया के सवाल पूछने पर उनको प्रतिबंधित कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाया वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर लिया। और जिस एक मुद्दे को लेकर ये इतने साल से, करीब करीब पिछले 8 साल से 7 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे लगता है इन्होंने अब उस मुद्दे पर अपने आप को एक्सपोज करके वो मुद्दा अपने हाथ से ख़त्म ही कर दिया। अब किस मुंह से ये जाके कहेंगे कि हम मीडिया की आज़ादी के झंडा बरदार हैं, हम ये चाहते हैं कि देश में आज़ाद मीडिया हो, हम ये चाहते हैं कि पत्रकार सवाल पूछें। राहुल जी कहते हैं पत्रकारों को डरो मत, लेकिन इंडी अलायंस पत्रकारों को 14 पत्रकारों का लिस्ट निकाल के उनको डराता है। ये क्या है?
केवल डराता ही नहीं है, 2 पत्रकार एक चैनल के जो हैं वो रिजाइन कर देते हैं ये कह के कि हमसे ये कहा गया कि राहुल गांधी से कठिन प्रश्न पूछो। उनका स्वागत भी करते हैं ये। बिल्कुल। देखिए, इसमें भी ये जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उन पत्रकारों एक आध जो है न्यूज़ लॉन्ड्री टाइप मैंने कहीं खबर देखी, ये जो न्यूज़ के अंदर ये जो धोबी लोग कुछ इस टाइप के आ गए हैं, तो अब न्यूज़ लॉन्ड्री है तो मैं इनको यही कहूँगा कि न्यूज़ की दुनिया में कोई धोबी टाइप लोग आ गए हैं। तो उन्होंने क्या, मैंने हेडिंग देखी, उसमें लिखा कि इन पत्रकारों से कहा गया था कि रक्षक क्रिएट करो राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये 2 पत्रकार, मतलब उनमें से एक पत्रकार आप जानते हैं, उनके ट्विटर टाइमलाइन पे जाइए तो आपको पता है कि वो सोनिया जी राहुल जी के कितने बड़े प्रशंसक हैं। उनके साथ सेल्फी खिंचवाना, उनके साथ सारी रिपोर्टिंग उनकी आप देखेंगे। कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ मालिक भी, जो आदमी किसी नेता का प्रशंसक होगा, उसको ये नहीं कहेगा कि आप उनकी उसमें रक्षक क्रिएट करो। ये जरूर उनसे कहा होगा ये सवाल पूछो, क्योंकि एडिटोरियल पॉलिसी को लगा होगा कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है जो इतने समय से इस पार्टी को, इस नेता को जो है फॉलो कर रहा है, ये उनके करीब है, तो ये मुश्किल सवाल पूछ सकता है। इसी उससे एडिटोरियल पॉलिसी ने कहा होगा। लेकिन वो पत्रकार सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं हुए। तो राहुल जी कहते हैं सवाल पूछो, और उनके जो प्रिय पत्रकार है वो सवाल पूछने से डरते हैं। ये कैसा विडंबना है, कैसा डबल स्टैंडर्ड। वैसे मैं भी आपके कार्यक्रम पर आया हूँ जी, और मैं देखता भी हूँ आपका कार्यक्रम कई बार। तो मुझे लगता है कि आपका कार्यक्रम जो 9 बजे वाले जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें अकेला ऐसा है जिसमें एक ही व्यक्ति एक समय पर बोल सकता है। बाकी जगह पे तो मुर्गे लड़ाए जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और संजय जी, एक और बड़ी दिलचस्प बात मैं बताऊं, क्योंकि आपने ये 2 टूक का जिक्र किया, ये भी मैं आपको, और मैं अपने शो में कई बार ये बात बोली भी है। एक तो पहली बात आपने सही कहा, मैं आपको बताऊं, मेरे मोबाइल के अंदर ऐसे कई मैसेज हैं, कांग्रेस प्रवक्ताओं के मैसेज हैं। कई कांग्रेस प्रवक्ताओं से मेरी बात होती है, वो ये कहते हैं कि आपके शो में हमें बोलने का मौका मिलता है, बाकी जगह हमको बोलने का मौका नहीं मिलता, और एक शो में, 1 घंटे के शो में 2-2, 3-3 मिनट मिलता है। बोले कम से कम आपके शो में हमें अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और 2015-16 के अंदर जब जेएनयू में दरअसल ये भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगा था, उसके बाद ये 2 टूक कार्यक्रम मैंने शुरू किया। और उसके पीछे एक भाव यही था कि जो लोग इस तरह की आइडियोलॉजी देश में रखते हैं कि आतंकवादी की बरसी मनाएंगे, जो लोग ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इन लोगों को एटलीस्ट, दूरदर्शन एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, हमारी जिम्मेदारी है इन लोगों की ऐसी विचारधारा को चैलेंज करना, इनको एक्सपोज करना। इसी मकसद से मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था। लेकिन आपको ये बताऊं, ये डीडी न्यूज़ पर अकेला ऐसा प्रोग्राम, इससे पहले डीडी पर, दूरदर्शन पर जब तक कि दूसरी सरकारें थी, आप जानते हैं दूरदर्शन को हमेशा राजीव दर्शन, इंदिरा दर्शन कह के बोला जाता था, क्योंकि जो सरकार होती थी उसी की बात होती थी, दूसरे को मंच नहीं दिया जाता था। ये जो 2 टूक हमने शुरू किया, इसके पीछे भाव यही था कि देश में डेमोक्रेसी है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, विपक्ष को भी पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे अपनी बात रखने का मंच देना चाहिए। तो हमने 2 टूक एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पक्ष और विपक्ष आए, आपस में डिबेट हो, एक हेल्दी डिबेट हो, वही हमारी कोशिश है। लेकिन अब इस शो में आकर आप ये कहें कि आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है वो आप भी ने भी अनुभव किया, दर्शक भी देखते हैं, और उस शो के एंकर को आप प्रतिबंधित कर दें ये कह के कि भाई ये लोग हमारी बात। अब मैं उसमें एक छोटी सी मुझे लगता है, देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरे से जो ये जो पूरी जो लोग मुझसे गुस्सा हुए या मेरे को प्रतिबंधित किया, मुझे जो लगता है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये रहा, मैंने अपने शो में एक स्टैंडर्ड रखा कि मेरे शो में जब आप आएँ तो तथ्यों के साथ बात करें। होता क्या, आप जानते हैं, आप तो बहुत इन टेलीविज़न में और जो बड़े बड़े नेता उनको आपने बहुत करीब से देखा है। डिबेट जब होती है टेलीविज़न चैनल पर तो एक बात कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह के चला जाता है। ये अखबार तो है नहीं, यहाँ पे एडिटोरियल पॉलिसी है, उसको आप देखेंगे, उसको चेक करेंगे। नेताओं ने बोल दिया, अब एंकर भी उस समय तुरंत थोड़ी चेक कर सकता है कि भाई तुरंत चेक करेगा क्या बात है। तो कुछ भी बोलकर नेता निकल जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है बिल्कुल झूठ बोलकर नेता निकल जाते हैं। मैं ये कोशिश करता हूँ, बहुत बार हो सकता है मैं भी इसमें चूका हूँ, क्योंकि नेता जो बोल रहा है कहाँ से कोई चीज़ ला रहा है कई बार नहीं पता चलता। लेकिन मेरी कोशिश ये थी जब विषय आ जाए तो कम से कम उस विषय पे मेरी इतनी तैयारी हो कि उस पर कोई व्यक्ति एक ऐसा फैक्ट ना रखे कि जो गलत हो। अब जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा जी, तो वो मेरे शो में एक बार आए थे। दीप सिद्धू का उस वक्त केस हुआ था लाल किले पर, जब 26 जनवरी पर सारा कांड हुआ था। तो मेरे शो में आलोक जी ने कहा कि दीप सिद्धू विदेश भाग गया है।
तो मैंने आलोक जी को रोका 1 मिनट। मैंने कहा आलोक जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप जो कह रहे हैं क्या तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं? आपके पास पुख्ता जानकारी है? क्योंकि पुलिस दीप सिद्धू को ढूंढ रही थी और कांग्रेस का प्रवक्ता, देश की सबसे पुरानी पार्टी का प्रवक्ता, एक टेलीविजन चैनल पे पब्लिक ब्रॉडकास्ट में बैठ के कह रहा है कि दीप सिद्धू विदेश भाग गया। मैंने कहा मैं सिर्फ आपको, तो उन्होंने कहा आप मुझे रोक क्यों रहे हो? मैंने बोला मैं आपको कतई नहीं रोक रहा, आपको मैं पूरा वक्त दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आप जो जानकारी यहाँ रख रहे हैं क्या उसके पीछे कोई ठोस बातें हैं, कोई पुख्ता जानकारी है, तब आप रखें। तो आलोक जी ने मुझे कहा कि आप भड़वा चैनलों की तरह क्यों काम कर रहे हैं, डीडी कोई भड़वा चैनल तो नहीं। मैंने आपत्ति करी, मैंने बोला इस तरह के शब्द आप मेरे शो में इस्तेमाल मत कीजिए। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि आप पुख्ता जानकारी है, तो वो मेरा शो छोड़ के चले गए और उसके अगले दिन दीप सिद्धू गिरफ्तार हो जाता है। तो अगर वो एक प्रवक्ता ये कह रहा है कि दीप सिद्धू विदेश भाग गया, अपने देश में आपने ये मैसेज दे दिया दीप सिद्धू विदेश भाग गया, और मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप आपके पास जानकारी रख दीजिए, मैं आपको चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन अगले दिन आपकी जानकारी गलत साबित हो गई। सुप्रिया सिंह ने, कांग्रेस की बड़ी प्रखर प्रवक्ता है, बड़े बड़ों की धज्जियां उड़ा देती हैं, मेरे शो में आई। लड़ाका, हाँ लड़ाका 6% मैडम, उनका नाम मैंने रखा है 6% मैडम। उन्होंने अपने पिछले चुनाव में 6% वोट हासिल किए थे। तो खैर उन्होंने मेरे शो में आके जब डिबेट शुरू हुई तो उन्होंने कहा ये आप क्या जुवेनाइल और बेवकूफाना डिबेट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे हैरानी, मैंने कहा मैम आपको क्या मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने बताया नहीं था कि विषय क्या है? क्योंकि अगर आपको विषय नहीं पता था तो आई एम सॉरी कि मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने जिम्मेदारी नहीं रहा, लेकिन अगर आपको विषय बताया गया था और आपको लगता है ये बेवकूफाना डिबेट है तो आपको इस डिबेट का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए। अगर आप मुझे कहें कि आपको बात करनी है जो है किसी फिल्म स्टार पे बात करनी जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं, मैं आपसे कहूँगा संजय जी माफ़ कीजिए मैं उसमें नहीं आ सकता, मैं नहीं जानता, या मुझे लगेगा कि आप बात कर रहे हैं कि भाई यंग जनरेशन रैप कैसे बनाती है, मैं कहूँगा मेरे लिए बड़ी बेवकूफ़ाना डिबेट है, नहीं आऊँगा। जब आप मुझे विषय बता रहे हो तो मैं आपके पास बैठा हूँ तो इसका मतलब मैं उस विषय में बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर आपको लगता है ये बेवकूफ़ाना डिबेट है आपको नहीं आना चाहिए था। उन्होंने मुझे उसी शो में झूठा साबित कर दिया। बोली मैंने कहा ही नहीं बेवकूफाना डिबेट, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा अभी आपने कहा। बोली नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, मैंने ब्रेक लिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने ब्रेक लिया। मैंने अपनी पैनल की टीम को बोला, मैंने कहा क्या मुझे गलत सुनाई दिया था? उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कहा बेवकूफाना डिबेट है। मैंने कहा वो हिस्सा एडिट करके निकालो। उन्होंने तुरंत जो है ऑनलाइन वो हिस्सा एडिट कर, मैंने कहा सुप्रिया जी आपने नहीं कहा? उन्होंने कहा नहीं कहा मैंने कहा ये देखिए वो क्लिप चला दी। अब वो जब क्लिप चला दी तो उनका उसी समय फैक्ट चेक हो गया, उनका झूठ पकड़ा गया। अब वो मुझ पर चिल्लाने लगे अशोक श्रीवास्तव तुम ये करते हो तुम वो। तो मेरा सीधा सा कहना है आप आइए, आप आदर के साथ अपना विषय रखिए, लेकिन कम से कम फैक्चुअली करेक्ट चीज़ें रखिए और गाली गलौज मत कीजिए। तो मेरा मंच जो है एक स्वस्थ बहस के लिए खुला है, लेकिन मेरा मंच इसलिए नहीं आप गाली गलौज करें, झूठ बोलें। आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको फैक्ट चेक करूंगा, वो आपको खराब लगेगा तो आप मुझे प्रतिबंधित कर सकते हैं, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। आपको प्रतिबंध करने का कारण कहीं ये पुस्तक तो नहीं है? देखिए इस पुस्तक का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, नरेंद्र मोदी सेंसर्ड। अब जब आपने इस पुस्तक की चर्चा कर ही ली तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं पहली बार प्रतिबंधित नहीं हो रहा हूँ। मैं कई बार प्रतिबंधित हो चुका हूँ। ये पहला मौका नहीं है, बस पहली बार ये है कि प्रतिबंध होने के बाद मेरा नाम सार्वजनिक रूप से निकाल दिया गया। इससे पहले मैं प्रतिबंधित हो चुका हूँ और मेरे पिताजी भी प्रतिबंधित हो चुके हैं। मेरे पिताजी मीसा में जब आपातकाल लगा था 1975 में इंदिरा जी ने लगाया था, तो मेरे पिताजी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि भाई आपातकाल गलत है। तो मेरे पिताजी के नाम मीसा का वारंट निकाल दिया गया। तो मेरे पिताजी उस समय हम बहुत छोटे थे और उस वक्त हमने बहुत बुरे दिन देखे, क्योंकि घर में पैसे भी नहीं थे, पिताजी अंडरग्राउंड हो गए थे। तो कई बार पड़ोसियों के घर से आटा और चावल आ जाता था, तब हम लोग बच्चों को खाना मिलता था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। मेरी एक बड़ी बहन थी जो उस वक्त जल गई और डॉक्टरों ने उसका ठीक से इलाज नहीं किया या डॉक्टरों ने जानबूझ के नहीं किया। मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, उसकी डेथ हो गई, जबकि वो इतनी नहीं जली थी कि उनकी डेथ हो। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो मेरे पिताजी के तो वो खैर मेरे फादर 2.5 साल अंडरग्राउंड रह करके आपातकाल से लड़ते रहे, तो उनको भी प्रतिबंधित किया गया था। जहाँ तक ये है, अब आप देखिए ये जो आप पुस्तक की बात करें नरेंद्र मोदी सेंसर्ड, ये दरअसल इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने आज मुझे प्रतिबंधित किया है उन्होंने 10 साल तक नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उनको दूरदर्शन पे प्रतिबंधित कर रखा था। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने मेरे इंटरव्यू में कही थी,
जो मैंने 2014 में नरेंद्र मोदी जी का लिया था इंटरव्यू, जिस प्रधानमंत्री बनने से पहले। उन्होंने ये बात बोली मोदी जी ने, उन्होंने बोला देखिए गुजरात इतना रेवेन्यू देता है दूरदर्शन को, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री को 10 साल आपने प्रतिबंधित किया, मेरे को आप दूरदर्शन पे दिखाते नहीं थे। ये उन्होंने नाराज़गी जारी की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमको 1 घंटे का समय दिया। लेकिन उस 1 घंटे के इंटरव्यू का जो हमने किया था उसको पहले अबॉर्ट करने की कोशिश की कि वो टेलीकास्ट ही ना हो। जब ये आपको इंटरव्यू लेने कैसे दिया गया जब प्रतिबंधित थे, ये बताइए पहले तो हमें। देखिए हुआ क्या था कि 2014 का जब चुनाव चल रहे थे, उस समय सभी देश के बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े एंकर नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू चाहते थे, क्योंकि चुनाव की पूरी प्रक्रिया चल रही थी। तो उस वक्त सबसे हॉट जो प्रॉपर्टी थे, सबसे हॉट जो व्यक्ति थे, वो नरेंद्र मोदी थे। उनका इंटरव्यू उस वक्त दुनिया के किसी भी पत्रकार के लिए उनका इंटरव्यू लेना एक ड्रीम था, किसी भी चैनल के लिए टीआरपी की सबसे बड़ी गारंटी था। तो मुझे भी ये जानकारी थी कि भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ नहीं दिखाए जाते, क्योंकि मैंने उसके पहले 1-2 स्टोरी बनाई थी, वो मेरी स्टोरी ड्रॉप कर दी गई थी जब यूपीए का सरकार थी। तो मैंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई स्टोरी बनाना, कुछ करना बंद कर दिया था। मैं गुजरात के जब वो सीएम थे तब से जानता था, लेकिन मैंने कभी भी उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था चलेगा ही नहीं, तो मैं इंटरव्यू लेके करूँगा क्या। लेकिन जब ये चुनाव चल रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि हमारे डीडी में 1-2 पत्रकार ट्राई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लेने के लिए। तो मुझे किसी ने कहा, अरे आप तो पहले से जानते हैं उनको गुजरात के चुनाव के समय, आप क्यों नहीं कोशिश करते? तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ। तो मैं जो हमारे डीजी थे उस समय उनके पास गया, मैंने कहा सर मुझे जानकारी मिली है कि क्या मोदी जी का इंटरव्यू लेना है, तो अगर आप कहें तो मैं ले सकता हूँ इंटरव्यू। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ, जैसे बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं आप भी ट्राई करो। मुझे एक लगता है, एक बार की मुझे ये लगता है कि शायद उनको लगा था कि नरेंद्र मोदी इंटरव्यू नहीं देंगे, तो उन्होंने 2 लोगों को कहा था, उन्होंने मुझको भी कह दिया कि हाँ ट्राई करो। और साथ साथ एक बात और कही गई मुझे ऑफिशियली, मुझे ये कहा गया ऑफिस की ओर से कोई रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। ये मुझे कहा गया कि ऑफिशियली कोई रिक्वेस्ट लेटर नहीं जाएगा, आप अगर इंटरव्यू ले सकते तो ले लो। तो मैंने अपने निजी उससे मैंने इंटरव्यू के लिए कोशिश किया, बात की, और सौभाग्य से मेरा इंटरव्यू फिक्स हो गया। जब इंटरव्यू फिक्स हो गया तो तब डीडी के लोगों को, जो हमारे मालिक लोग थे उस समय, डीडी के ऊपर जो मालिक बैठे थे, जवाहर सरकार थे उस समय। हाँ जवाहर सरकार उस समय थे, उस समय दी ब्राउन इंग्लिशमैन, यस, सीईओ थे उस वक्त प्रसार भारती के। तो उस वक्त उन लोगों ने ये सोचा होगा कि शायद एक ऐसा इंटरव्यू कराया जाए कि नरेंद्र मोदी को बड़ा घेर लिया जाए, बिल्कुल, हाँ। और उनको बिल्कुल दिखा दिया जाए कि बहुत ही घटिया आदमी है और देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। और यकीन मानिए मैंने उनसे मुश्किल सवाल पूछे थे, आप मेरा वो इंटरव्यू देखेंगे तो आपको लगेगा मैंने उनसे कोई ऐसा नहीं। डीजी दूरदर्शन कौन थे उस समय? डीजी दूरदर्शन उस समय SM खान जी थे। तो SM खान जी ने भी मुझे सवालों की एक फहरिस्त दी थी कि भाई गुजरात में जो है इतना गो मास में नंबर 1 क्यों है, आपने जो है इस मीटिंग का नेशनल इंटीग्रेशन की काउंसिल की मीटिंग का बहिष्कार क्यों किया, साथ साथ ये कि गुजरात दंगों के ऊपर, तो गुजरात दंगों पे मैंने कहा अब तो कोर्ट का फैसला आ गया, उसमें क्या है? तो बोले नहीं, कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुझे कहा कि इस पे सवाल पूछिए। तो मैंने कहा कि इस पे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो मुझे कहा गया नहीं ये तो प्रोसेस है, अभी इसको चैलेंज किया जाएगा, अभी ये केस चलेगा लंबा। मुझे ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस लंबा चलेगा। मुझे ये कहा गया कि अभी प्रोसेस है, अभी इसको चैलेंज किया जाएगा, इसलिए ये प्रोसेस है, आपको इस पे भी सवाल पूछना है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे सवाल पूछने में कोई ना डर था ना दिक्कत थी, लेकिन क्योंकि हमने आधे घंटे का टाइम लिया था, मेरे 52-53 मिनट, और एक पत्रकार के नाते उसके पहले मैंने जितने इंटरव्यू देखे नरेंद्र मोदी जी के, उन सब इंटरव्यू में उनसे गुजरात के दंगों पे सवाल पूछा गया था। एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगा कि मैं एक ऐसा इंटरव्यू करूं जिसमें नई चीज़ें हों, जो एक खबर बने। तो मैंने उसने गुजरात दंगों का सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे वैसे भी लगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, मुझे लगा बेवकूफ़ाना सवाल है, अब मैं क्या इस पर उनको ग्रिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वो नहीं पूछा, लेकिन मैंने बाकी सारे सवाल पूछे, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी खबर उसमें से निकल कर आई, लेकिन जो असली खबर थी उनको काट दिया गया। पहले तो उस इंटरव्यू को टेलीकास्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि मैं गुजरात में था जब इंटरव्यू लिया, और मैंने उसी समय इंटरव्यू दिल्ली भेज दिया, जो कि उस समय टेलीकास्ट, कोई भी चैनल होता तो इंटरव्यू दिल्ली में पहुंचती उसको टेलीकास्ट कर देता, क्योंकि हॉट प्रॉपर्टी थी आपकी।
लेकिन उस इंटरव्यू को करीब करीब 30 घंटे तक उसको टेलीकास्ट नहीं किया गया। मैं वहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ, मुझे बताया गया कि नहीं आज इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, कल आप आ जाओ, कल करेंगे। अगले दिन मैं गया तो मुझे ये आदेश आ गया कि मैं किसी भी कमरे में ना जाऊँ। मेरे आने से पहले वो इंटरव्यू पूरा देख लिया गया था, हाईएस्ट लेवल पे वो इंटरव्यू जगह जगह देख लिया गया था, दिखा दिया गया था, और उसके बाद तय किया गया कि वो इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं होगा। मुझे ये मैसेज दिया गया कि आपका इंटरव्यू बहुत ही बेकार है और इससे अच्छा तो फलाना कर लेता, ढिमकाना कर लेता, इस इंटरव्यू में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इंटरव्यू नहीं जाएगा। मुझे ये कहा गया। जब मुझे ये कहा गया तो मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट, मेरे लिए इससे ज़्यादा अपमानजनक क्या हो सकता है। एक ऐसा इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू जिसको दुनिया सुनना चाहती है, और मैं परमिशन लेके इंटरव्यू कर रहा हूँ ऑफिशियली, आप उसको टेलीकास्ट नहीं कर रहे। तो मैं उस वक्त क्या, मैं थोड़ा सा ये नहीं समझ पा रहा था क्या करूँ। तो मेरे लिए एक रास्ता था कि मैं कैसे आवाज़ उठाऊँ, लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन थी मैंने असली फासिज्म था उस समय। आप कह सकते हैं असली फासिज्म था कि एक इंटरव्यू हो गया, आप उसको टेलीकास्ट नहीं होने दे रहे, और जो पत्रकार है जो वो घुटन महसूस कर रहा है। मुझे यहाँ तक कह दिया गया था, बड़ी दिलचस्प बात है, मुझे यहाँ तक कह दिया गया था कि जहां पर इंटरव्यू एडिट हो रहा है उस कमरे में आप नहीं जाएंगे। जिस मशीन में इंटरव्यू था उसको लॉक कर दिया गया था। मेरे पास इंटरव्यू की एक कॉपी नहीं थी और मुझे उस इंटरव्यू को देखने की भी परमिशन नहीं थी। रियल फासिज्म था। तो मैं सोच रहा था क्या करूं। तो उस वक्त थोड़ा सा मैंने चतुराई करी, और चतुराई भी क्या, मुझे लगता है एक जर्नलिस्ट को ये करना भी चाहिए। मैंने इस बात को अपने नाम से नहीं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे किसी और व्यक्ति को मदद करी। मैंने कहा जो मीडिया के ऊपर बात करते थे, मैंने उनको डायरेक्ट मैसेज किया। मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनको डायरेक्ट मैसेज किया कि ऐसे ऐसे मैंने इंटरव्यू किया है और इस इंटरव्यू को टेलीकास्ट होने से रोका जा रहा है। जब मैंने जैसे ये ट्विटर पे आया, उसके बाद ये उस दिन बड़ी खबर बन गई। लोगों ने प्रसार भारती को और सबको निशाना बना लिया कि भाई आप मोदी जी का इंटरव्यू टेलीकास्ट क्यों नहीं कर रहे। उस दबाव में आके इनको इंटरव्यू टेलीकास्ट करना पड़ा। लेकिन तब इन्होंने दूसरी चाल चली, इन्होंने इस इंटरव्यू को काटना शुरू किया। और जो इंटरव्यू के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से थे, जो प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े थे, जो अहमद पटेल से जुड़े थे, जो ये दिखा रहे थे कि नरेंद्र मोदी कितने सुलझे हुए नेता हैं, मुश्किल सवालों को भी कैसे टैकल करते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा पर किस तरह से वो एक टिप्पणी करते हैं जिससे वो प्रियंका गांधी वाड्रा की तुलना में कहीं ज़्यादा एक सुसभ्य और साथ साथ एक बड़े और एक काबिल नेता साबित होते हैं। तो क्या है बताएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा। दरअसल हुआ ये था कि उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं जगह जगह नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रही थी, और वो नरेंद्र मोदी के लिए उनको लगातार हमले कर रही थी। मैंने नरेंद्र मोदी जी से ये पूछा, मोदी जी ने कहा कि विपक्ष सारा जो है वो छोड़कर भाग गया मैदान। उन्होंने कहा ये लोग अब मैदान छोड़कर भाग गए हैं, ये लोग मैदान में नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं मैदान में नहीं हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार आप पर हमले कर रही हैं, वो लगातार आप मैदान में हैं और आपको काउंटर कर रही हैं, आपके ऊपर सवाल उठा रही हैं। तो उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि वो जो कुछ कर रही, क्योंकि याद रखिए उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी में किसी ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं थी, कोई पोजीशन। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि वो जो कुछ कर रही हैं वो एक बेटी की तरह अपनी माँ की मदद कर रही हैं, वो जो कर रही हैं वो एक बहन की तरह अपने भाई की मदद कर रही हैं। तो एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब आप ये देखिए कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं, उनको लगता है कि जब वो राजनीति में नहीं है टेक्निकली, तो वो अपने पिता, अपने भाई और अपनी माँ की मदद के लिए, तो उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये उनकी बड़ी सधी हुई टिप्पणी थी, बहुत सटीक टिप्पणी थी। तो ये जो पूरा हिस्सा था इसको काट दिया गया, इसको सेंसर कर दिया गया कि प्रियंका गांधी पर उनकी टिप्पणी ना जाए। प्रियंका गांधी छोटी लगेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी और छोटी हो गई इसके बाद, क्योंकि इसको काट दिया गया। अब जब ये खबर तो मैंने कर दी कि भाई पब्लिक में कर दी कि इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू टेलीकास्ट करना पड़ा, लेकिन ये हिस्सा कट गया था। अब ये चीज मैं नहीं जानता। और क्या क्या काटा? और दूसरी बात काटी थी अहमद पटेल को लेकर। अहमद पटेल को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई अहमद पटेल तो हमारे बाबू भाई हैं। मैंने कहा बाबू? बोले हम प्यार से बाबू भाई बोलते हैं। बोले ये तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं,
मैं इनके घर खाना खाने जाता हूँ, वो मेरे घर खाना खाने आते हैं। अब अहमद पटेल जो सोनिया गांधी जी के मुख्य रणनीतिकार हैं, और वो सोनिया गांधी कांग्रेस जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको किसी भी तरह से दिल्ली से आने में रोक रही हैं, अब ये हिस्सा टेलीकास्ट होता है तो अहमद पटेल जी की सिचुएशन जो है या तो कांग्रेस में खराब होती है या फिर ये लगता है कि भाई ये किस तरह के नेता है, तो वो हिस्से को भी कटवा दिया गया। तो अब लेकिन प्रियंका जी वाला जो हिस्सा, उसमें और इंटरेस्टिंग केस हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने, मैं नहीं जानता टाइम्स ऑफ इंडिया को खबर कैसे मिली, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको लेकर एक खबर बना दी, फ्रंट पेज पे खबर डाली, लेकिन उस खबर में भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने अधूरा सच बोला था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये लिखा कि नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी को अपनी बेटी की तरह कहा और डीडी ने ये काट दिया। अब नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी को अपनी बेटी की तरह नहीं कहा था, करेक्ट। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद जैसी ये खबर छपती है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था, सारा मीडिया प्रियंका गांधी के पीछे भागता है रिएक्शन के लिए। टेलीविजन वाले तो हम यही करते हैं, इसने कह दिया तो उस पर रिएक्शन, इसने कहा तो सारा मीडिया प्रियंका गांधी के पीछे भागता है रिएक्शन के लिए। मुझे याद नहीं, अमेठी या रायबरेली में प्रियंका गांधी थी, तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि नरेंद्र मोदी ने आपको बेटी की तरह कहा है। अब यहाँ पे प्रियंका गांधी ने एक और ब्लंडर किया, वो उन्होंने कहा बड़े तमतमाए चेहरे से, मेरे पिता सिर्फ राजीव गांधी हो सकते हैं। तो एक तरह से प्रियंका जी ने यह दिखाने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी किसी के पिता होने के लायक भी नहीं है। और इधर रेणुका चौधरी ने और पी चिदम्बरम ने, उन्होंने लगातार इस इशू को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमले कर दिए। चाय वाला हाँ वापस आ गया। हाँ, उन्होंने हमले, ये रेणुका चौधरी ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी किसी के पिता होने के लायक नहीं है। अब जब ये सारे चाय वाले हैं, हाँ, अब सब टेक्स्ट इसका ये हुआ। अब जब ये सारे हमले हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी ने तो ये कहा ही नहीं था कि प्रियंका गांधी मेरी बेटी, उन्होंने कहा कि वो अपनी माँ की मदद कर रही हैं बेटी के रूप में। तो उस समय हुआ ये कि उस समय मुझसे मोदी जी के ऑफिस से पूछा गया, मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा भाई हमने तो कहा ही नहीं था, इस पे क्यों बवाल हो रहा है। मैंने बोला सर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो बोले आप कम से कम क्लैरिफिकेशन तो दीजिए। मैंने कहा सर मेरे पास एक भी टेप का हिस्सा नहीं है, इंटरव्यू का एक भी हिस्सा मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम देखते हैं। जब ये बवाल हो गया, उसके बाद मोदी जी ने अपने इंटरव्यू की एक कॉपी रखते थे, तब मजबूरी में उनको पूरा हिस्सा जो इंटरव्यू का था उसको रिलीज करना पड़ा। जब उन्होंने रिलीज किया तो फिर जो है ये चीजें हुई कि उन्होंने जो चीज कही नहीं थी उसको लेकर गालियां मिल रही हैं उनको, जो बात कही भी नहीं मोदी जी ने उसको लेकर उनको गालियां पड़ रही हैं, तो उन्होंने क्लैरिफाई। तो ये सारा इंसिडेंट जो है, मुझे याद है 2019 के चुनाव में 10 दिन तक ये सुर्खियां बना रहा, बहुत बवाल हुआ। और तब जो है उस समय की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सरकार थी, मीडिया की आज़ादी की बात करने वाली सरकार थी, उन्होंने मेरे खिलाफ एक आरोप पत्र तैयार कर दिया था और 2014 में मेरी सफाई की तैयारी कर ली गई थी। तो मैं तो उसी वक्त प्रतिबंधित हो गया था, 3 महीने मुझे प्रतिबंधित कर दिया गया था। तब घोषित रूप से प्रतिबंधित नहीं था, तब अघोषित रूप से प्रतिबंधित था, घोषित रूप से प्रतिबंधित हो गया। अशोक जी, आपने अपनी इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी सेंसर्ड, इसमें आपने उल्लेख किया है राहुल गांधी के मीडिया मैनेजमेंट और तुलना की है उसकी नरेंद्र मोदी के मीडिया मैनेजमेंट से जी, जिसमें आपने ये लिखा है कि भाई किस तरह से राहुल गांधी ने अपनी मीडिया इंटरव्यूज का आरंभ किया और किस प्रकार नरेंद्र मोदी ने किया। बिल्कुल। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, देखिए क्योंकि मैं डीडी में हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो सरकार के लेवल पे चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिल जाती है। हुआ ये था कि 2014 में मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दिल्ली में न्यू मीडिया सेंटर शुरू हुआ। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था। मैं वहाँ से वापस आया तो मुझे बुलाया गया, जो हमारे टॉप ऑफिसर्स थे। उन्होंने उस दिन मुझे कहा कि राहुल गांधी जी का इंटरव्यू करना है, क्योंकि चुनाव लगभग देश चुनाव के माहौल में चला गया था। तो मैंने बोला सर मुझे, बोले हाँ, क्योंकि मैं डीडी का उस वक्त भले ही सरकार किसी की थी, लेकिन मैंने जो भी काम किया था उसके कारण मैं डीडी का सबसे ट्रस्टेड चेहरा माना जाता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको इंटरव्यू करना है राहुल गांधी जी का, तो आप उसके लिए तैयारी कर लीजिए। मैंने बोला ठीक है जी। तो मैं रिसर्च करनी अपनी शुरू कर दी।
1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, मैंने 1-2 बार पूछा भी, तो बोले अभी वहाँ से हमें कोई ओके नहीं आया, जैसे ही आएगा आपको बताएंगे। तो मुझे बताया गया कि उस समय राहुल गांधी जी ने तमाम मीडिया में इंटरव्यू देने तय किए थे कि एक एक करके सब मीडिया में इंटरव्यू देंगे। लेकिन होता क्या है, उसके बाद जो मुझे जानकारी मिली कांग्रेस के सोर्सेज से, क्योंकि मैंने भी अपने कांग्रेस के सोर्स में पूछा कि भाई डीडी को इंटरव्यू हो रहा था, क्या हुआ, तो पता ये चलता है कि पहले उन्होंने ये सोचा था, कांग्रेस की जो मीडिया जो मैनेज कर रही थी राहुल गांधी जी का, उन्होंने पहले ये सोचा था कि भाई इंटरव्यू शुरू करेंगे और राहुल गांधी दूरदर्शन में और बाकी सब जगह इंटरव्यू देंगे, ऐसा उन्होंने एक प्लान किया था। लेकिन फिर पता चलता है कि इस पिक्चर में प्रियंका गांधी जी आ जाती हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ये सलाह देती हैं, भाई राहुल गांधी जी की जो मीडिया ओपनिंग है वो ग्रैंड होनी चाहिए, धूम धड़ाके से होनी चाहिए। तो ये प्लान होने के बाद ये तय होता है कि पहला इंटरव्यू वो अर्नब गोस्वामी को देंगे ताकि वो धमाकेदार इंटरव्यू हो। अब आपको अच्छी तरह से याद है वो धमाकेदार जो इंटरव्यू हुआ उसमें धमाका अर्नब गोस्वामी ने तो किया, राहुल जी उसमें फुस सा हो गए, क्योंकि उसमें उसके सारे रिव्यू आप उसके धमाके आज तक सुनाई पड़ते हैं। धमाके आज तक, तो उसमें सब लग रहा था कि अर्नब गोस्वामी जब राहुल जी से सवाल कर रहे हैं तो राहुल कभी इधर देख रहे हैं, कभी उनको पता नहीं था कि उन्होंने कई ब्लंडर किए उस इंटरव्यू में। और उसके बाद आप ये ऑन रिकॉर्ड ट्रैक उठा के देख लीजिए, उसके बाद राहुल गांधी जी के इंटरव्यू उस चुनाव में होने बंद हो गए, क्योंकि उस एक इंटरव्यू में इतनी धुलाई हो गई थी राहुल जी की कि लगा, कांग्रेस की टीम को लगा कि राहुल जी अभी तैयार नहीं है, उनको मीडिया के सामने नहीं डालना, क्योंकि सवाल में ये बोल जाएंगे, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और फिर मुझे राहुल जी का इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला। वो इंटरव्यू तो बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे अभी तक याद है कि मैं उस इंटरव्यू के दिन अगले दिन अहमदाबाद में था और हम सब उसी की चर्चा कर रहे थे और उसकी पूरी वो हो रही थी, और वो उस विद्यार्थी की तरह था जो एग्जामिनेशन देने गया है और वो उसको पेपर हिस्ट्री का है और वो रट के गया है ज्योग्राफी, और कोई भी प्रश्न आ रहा हो वो जो उसको ज्योग्राफी आती है उसी का उत्तर दे रहा है। हिस्ट्री में भी ज्योग्राफी घुसा रहा है वो, तो उसी तरह से उनसे जो भी प्रश्न पूछा जाता था उसका उत्तर वुमेन एम्पावरमेंट होता था। हाँ तो आपको याद होगा अच्छी तरह से, इसी तरह की रिएक्शन सबने दिए थे। तो वो उनकी अपनी मर्जी थी और राहुल जी की अपनी, वो उसमें मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन मुझे उसके कारण इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला। तो मैं ये तुलना कर रहा हूं कि एक तरफ राहुल जी की टीम थी जिन्होंने उनका पहला इंटरव्यू करवाया सीधा अर्नब गोस्वामी के सामने, जो उस वक्त जो है अर्नब गोस्वामी सबसे तीखे सवालों के लिए जाने जाते थे। ये उनके टीम ने, मीडिया टीम ने चूक करी। दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू शुरू होते हैं, शायद वो जगदीश प्रसाद जी या मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक ईटीवी जो रीजनल चैनल था, वो ईटीवी रीजनल चैनल में पहला इंटरव्यू देते हैं उस 2014 में। किसी बड़े चैनल को नहीं देते, किसी बड़े पत्रकार, एक एक करके सब जगह जाना शुरू करते हैं और इस तरह से वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। और जब इंटरव्यू, एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप उससे सोचिए नरेंद्र मोदी जी का जो मीडिया को लेकर और जो उनकी इलेक्शन को लेकर जो सोच है, जो विजन है, वो क्या है। जब मैंने उनकी टीम से संपर्क किया कि मुझे इंटरव्यू लेना है, तो मेरे पास पहली क्वेरी क्या आई नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से कि क्या ये इंटरव्यू डीडी नेशनल पर प्रसारित होगा। अब डीडी न्यूज़ और डीडी नेशनल दो अलग अलग एंटिटी हैं। डीडी न्यूज़ की अपनी एक रीच है, लेकिन डीडी नेशनल गांव-गांव में, देहात में भी देखा जाता है 2014 में। तो उससे आपको क्या अंदाजा लगेगा, आज भी देखा जाता है। तो उससे नरेंद्र मोदी जी अंदाजा लग सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि दूरदर्शन के माध्यम से, डीडी नेशनल के माध्यम से वो गांव देहात तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या डीडी नेशनल पे जाएगा, लेकिन डीडी नेशनल पे जाने की कोई संभावना नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन उस दिन मेरे मन में ख्याल आया था कि इस व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी को पता है कि मीडिया का और जो चीज़ें उसका कैसे इस्तेमाल करना है, और उसी की सोच है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बन के ऑल इंडिया रेडियो को मन की बात कार्यक्रम शुरू किया। तो बहरहाल वो इंटरव्यू, तो इस तरह से उन्होंने इस तरह से शुरुआत की। और संजय जी, एक चीज़ और यहाँ पर मैंने इसका किताब में भी जिक्र किया है। होता क्या है कि उस वक्त आपको अच्छी तरह से याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी ने देश के सो कॉल्ड उस वक्त के जो स्टार एंकर्स थे, धुरंधर चेहरे, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, उनको इंटरव्यू नहीं दिया। जब नहीं दिया तो इन लोगों ने एक नैरेटिव बनाया
कि नरेंद्र मोदी फिक्स्ड इंटरव्यू देते हैं और पूरे मीडिया में चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी फिक्स्ड इंटरव्यू देते हैं, इसलिए वो ऐसे पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं जिससे सवालों की पहले ही तय हो जाता है। ये पूरे मीडिया में, मेरे मन में भी ऐसा ही था। मुझे लगा कि कहीं कहीं शायद वो मेरे से पूछे कि भाई क्या सवाल होंगे। तो जब मेरा इंटरव्यू तय हो गया तो उनके जो OSD थे उन्होंने मुझे बोला कि सुबह 7:30 बजे इंटरव्यू होना था। तो मुझे बोला सुबह 7:30 बजे इंटरव्यू है, आप 7 बजे आ जाइएगा। मैंने कहा 7 बजे? तो बोला हाँ 7 बजे हम लोग बैठ के कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे लगा कि डिस्कस कर लेंगे मतलब शायद मेरे से पूछे भाई क्या आप पूछोगे क्या नहीं पूछोगे, ये मत पूछना वो, मुझे ये अंदाज़ा लगा। तो मैंने खुद बोला कोई बात नहीं, अब होता है, कई बार होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी फिक्स इंटरव्यू देते हैं, बाकी बड़े बड़े नेता फिक्स इंटरव्यू देते हैं। तो मेरे दिमाग में यही था, मैं ये सोच कर गया। तो 7 बजे मैं पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो वहाँ देखा मुझे उनके OSD नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो 10 मिनट तक मैं इंतज़ार करता, 10 मिनट बाद उनके OSD आए। तो मैंने कहा जी आपने 7 बजे बोला था, मैं आगे। बोले हाँ बढ़िया किया। तो बोले अच्छा अब आप आ गए हो ना, तो आप उधर चले जाओ, पोहा खा लो, नाश्ता कर लो, सुबह सुबह आप आए हो। तो मैंने बोला आपने कहा था चर्चा करेंगे। बोले आप पहले पोहा तो खा लो। तो मैंने ठीक है, आपने घर हमारी टीम गई, चाय पोहा खाया, चाय पोहा खा के आ गए। जैसे ही हम आके खड़े, सामने से नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे और उन्होंने कहा कैसे हो अशोक, चलो शुरू करो। तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मैं तो ये सोच के गया था कि शायद मेरे से पूछेंगे कि भाई क्या पूछोगे क्या नहीं पूछोगे। उन्होंने मुझसे कोई सवाल, तो ये जो नैरेटिव था, आप सोचिए कि उनके सत्ता में आने से पहले 2014 से पहले एक फेक नैरेटिव नरेंद्र मोदी को लेके बनाया जा रहा था। उस वक्त भी बनाया गया कि ये फिक्स इंटरव्यू देते हैं। आज तक चलाते हैं उसको। आज तक चलता है। लेकिन आजकल खास तौर से जो वो एक पर्टिकुलर जो एक NGO फंडेड जो एग्जैक्टली हमारे यहाँ का इकोसिस्टम है ना, हाँ, वो आज भी फेक नैरेटिव आज भी चलाता है। तो ये चीजें थी। तो ये मीडिया मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है कांग्रेस को नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए, बजाय उसके कि आप उनको गाली दे रहे हो, आप उनको वो कर रहे हो। कांग्रेस सीखे तो मुझे लगता है कांग्रेस का भी भला हो सकता है। किसी से भी कुछ सीखने में कोई हर्ज नहीं है। आप अगर नरेंद्र मोदी जी की राजनीति देखेंगे तो मुझे लगता है उन्होंने नेहरू जी से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सरदार पटेल से सीखी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अटल जी से सीखी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना गांधी जी से सीखी हैं। तो किसी में अच्छी चीज़ है तो आपको सीखना चाहिए। लेकिन आप किसी को गाली देते रहोगे और आप उससे मुकाबला करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये डेमोक्रेसी में सही सिस्टम है। उसका परिणाम भुगत रही है कांग्रेस, बाकी तो जनता तय करेगी 2024 में। अच्छा, ये जब कंट्रोवर्सी एक बार ब्रेकआउट हो गई, उसके बाद आपको जो कह रहे हैं आपने प्रतिबंधित किया गया, फिर उसके बाद के क्या घटनाक्रम है? उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अचानक से, सबसे पहले तो मुझे जानकारी लगी जब टेलीकास्ट हो गया तो मुझे बुलाया गया, मुझसे पूछा गया कि ये खबर लीक कैसे हुई, क्या आपने किसी को बताया था? तो मैंने बोला जी मैं तो जानता भी नहीं किसी को कि मैंने बनाया था। तो मैंने किसी को नहीं बताया, कहाँ से गई मुझे नहीं मालूम। तो बोले ओके। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि क्योंकि ऑलरेडी मैं प्राइम टाइम और बाकी सब कुछ करता था, अचानक से मेरे सामने जो ड्यूटी चार्ट आता है, उस ड्यूटी चार्ट में मुझे नाइट ड्यूटी मेरी लगाई हुई थी। मेरी अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी जो जनरली सीनियर्स को नहीं दी जाती, जो बिल्कुल यंगस्टर को दी जाती है, मेरी वो ड्यूटी लगाई गई थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये मेरी ड्यूटी क्यों लगाई गई? तो मुझे बताया गया, जो हमारे एक दूसरे अधिकारी थे उन्होंने बताया कि आदेश है कि आपको अभी इसी तरह की ड्यूटी दी जाएंगी, या तो आपको ड्यूटी नहीं दी जाएंगी। तो आपको अगर करना है तो आप ये ड्यूटी करो, नहीं तो आपको नहीं दी जाएंगी। तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर एक दिन दैनिक जागरण में खबर छपी, मुझे उस वक्त तक मालूम नहीं था, लेकिन उस वक्त दैनिक जागरण में एक दिन खबर छपी कि नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार को निशाना बनाने की कोशिश सरकार में हो रही है। तो जब मैंने खबर पढ़ी तो मैं चौंक गया। फिर मैंने जब डीडी में लोगों से मालूम किया तो मुझे ये आप बताएंगे, ये आपने इंटरव्यू की डेट आपको ध्यान है क्या? ये डेट है 26 अप्रैल की। 26 मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उनके ठीक एक महीने पहले की बात है। 26 अप्रैल को इंटरव्यू लिया था और 26 मई को वो या शायद 25-26 मई के आसपास था। 26 मई को टेलीकास्ट हुआ था शायद, 26 अप्रैल को। हाँ 26 अप्रैल को, और 26 मई को प्रधानमंत्री, 27 मई को शायद प्रधानमंत्री बने थे, ऐसी कुछ डेट थी। तो मैंने जब पता किया तो फिर मुझे किसी ने बताया, तो फिर मुझे पता चला, फिर मेरे पास उसकी कॉपी भी आ गई। मेरे खिलाफ एक आरोप पत्र तैयार हो गया था कि ये नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है
वो मैंने खड़ी की है, जबकि मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। मेरी सिर्फ इतनी कोशिश थी कि वो इंटरव्यू टेलीकास्ट हो जाए। अच्छा हुआ क्या कि जिन्होंने इंटरव्यू काटा, अब वो लोग भी इतने बुद्धिमान किस्म के लोग थे कि उन्होंने इंटरव्यू तो काट दिया, लेकिन उन्होंने काटते वक्त ये भी नहीं देखा कि क्या है। हुआ ये कि वो इंटरव्यू, जैसे मैंने बताया, करीब 56 मिनट का इंटरव्यू था। उसको चलाया गया 30 मिनट, 30 आधे घंटे का इंटरव्यू चलाया गया। बाकी इंपॉर्टेंट हिस्से काट दिए, लेकिन लास्ट में नरेंद्र मोदी जहां ये कहते हैं कि देखिए मुझे डीडी ने 10 साल प्रतिबंधित किया, लेकिन फिर भी मैंने आपको 1 घंटे का टाइम दिया, वो हिस्सा नहीं काटा, वो टेलीकास्ट हो गया। अब जब वो टेलीकास्ट हो गया तो देश की जनता दे दिया। देश की जनता तो समझदार है, तो लोगों ने ट्विटर पे मुझे गाली देनी शुरू करी कि भैया नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उन्होंने तुमको 1 घंटे का इंटरव्यू दिया, तुमने आधे घंटे का इंटरव्यू चलाया, तुमने आधे घंटे काट दिया इंटरव्यू। जब लोगों ने मुझे गाली देनी शुरू करी, तब मैंने पहली बार ट्विटर पे लिखा, मैंने बोला देखिए इंटरव्यू सही बात है, 56 मिनट का इंटरव्यू था, इतनी देर का टेलीकास्ट हुआ, लेकिन इसके इंटरव्यू को काटने में, इंटरव्यू को एडिट करने में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैंने सिर्फ इतना ही लिखा अपनी सफाई देने के लिए, क्योंकि लोग मुझे गाली दे रहे थे, तो मैंने इतना। तो इन सब चीज़ों को लेकर मेरे खिलाफ एक आरोप पत्र तैयार हो गया कि भाई इन्होंने करा है सारा और इन्होंने मुझको निकालने की तैयारी कर ली। तो उस वक्त ये बात आपको, ये भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये सारी चीज़ें उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को मालूम थी, उनके दफ्तर में मालूम थी। उनके ऑफिस से वो लोग पूछते थे कि आप ठीक हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि उस वक्त उनको लग रहा था कि भाई हमारा इंटरव्यू लेके ये बेचारा फंस गया। उनको ये लग रहा था, तो उनके ऑफिस से मेरे से पूछते थे कि भाई आप ठीक हैं, सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इतना तय है कि मेरे खिलाफ आरोप पत्र। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो उस वक्त मुझे मालूम था कि सरकार अगर ये लोग रिपीट हो गई तो फिर मुझे दूरदर्शन में नहीं रहना। मैंने भी सोच लिया था कि ये तो रहने नहीं देंगे, तो मैंने सोचा था कि जो भी होगा छोड़ देंगे नौकरी, कुछ और तलाश करेंगे। तो मैंने भी मन बना लिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो फिर सब चीज़ें पलट गई। लेकिन इकोसिस्टम कैसा होता है, मैं जब इंटरव्यू लिया था, 1 महीने इंटरव्यू लेने के बाद उसी सरकार में प्रतिबंधित था जो यूपीए की सरकार थी, लेकिन 2 महीने में अंडरग्राउंड रहा, प्रतिबंधित रहा, सरकार बदलने के बाद भी। ये इकोसिस्टम आप समझिए कि इकोसिस्टम इनका कैसा था, क्योंकि चेयरमैन सीईओ वही थे, डीजी वही थे, और फिर उसके बाद जाकर जब 3 महीने बाद जब मैंने ये जानकारी कई लोगों को मिली, उस वक्त जो सरकार थी उसमें बैठे लोगों को, और लोग हैरान भी हुए कि यार मतलब सरकार बदल गई, आपको अभी भी ये सब चीजें। मैंने बोला सरकार बदल गई, सिस्टम तो उनका है। वही आपकी दी कश्मीर फाइल्स वाला डायलॉग। तो मैंने कहा सरकार बदली है, सिस्टम तो उनका है, तो मैं तो अभी भी डंप हूं। तो जानते हैं हाँ, आप ज्यादा बेहतर जानते बताया ना मैंने आपको, ब्राउन अंग्रेज। हैं। यस, तो उसने ट्विटर पे किसी व्यक्ति को इसलिए कहा कि तुमको अंग्रेजी लिखनी ठीक से नहीं आती है, या अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। तो फिर मैंने उनके 2-4 बार जरा थोड़े प्रश्न पूछे तो मुझको ब्लॉक कर दिया। हाँ, वो इसी तरह के लोग हैं जो ब्लॉक कर देते हैं। तो उस वक्त फांसीवादी लोग हैं। फांसीवादी। तो उस वक्त उनमें लड़ाई होगी, और लड़ाई क्यों हुई? दरअसल जवाहर सरकार को ये एहसास हो गया था कि सरकार बदल रही है। ये परिणाम से पहले हो गया था। परिणाम से पहले उनको एहसास हो गया था। उन्होंने मेरे इंटरव्यू के बहाने तुरंत डीजी से लड़ाई मोल ले ली कि आपने मेरे से बिना पूछे क्यों इंटरव्यू आपने रोक दिया, आपने मेरे से बिना पूछे क्यों। और मेरे से अचानक जवाहर सरकार की नज़दीकियां बढ़ गई। जवाहर सरकार ने मुझे बुलाया कि नहीं बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, और ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा वैसा। मैंने कहा सर आप लोगों को तो मालूम हो। बोले नहीं मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो लूप में नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, ये मुझे कहा गया उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने
मनीष, क्योंकि मनीष जो तिवारी थे वो उनकी और अंबिका सोनी, आप जानते हैं दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। मनीष तिवारी उस वक्त INB मिनिस्टर थे और अंबिका सोनी, ये जवाहर सरकार अंबिका सोनी के आए व्यक्ति थे। तो मनीष तिवारी से स्कोर सेट करने के लिए जवाहर सरकार ने इस इंटरव्यू के जितना गड़बड़ होता सारा दोष मनीष तिवारी के सर मढ़ दिया, ये मनीष तिवारी ने करवाया और इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कुछ पुख्ता जानकारी के आधार पर, और मेरे पास जवाहर सरकार ने उस वक्त जिस तरह के फीलर्स भेजे, जवाहर सरकार ने उस वक्त कोशिश ये की थी कि वो नरेंद्र मोदी के क्लोज हो जाएं, ताकि नई सरकार में भी उनको कोई प्लम पोस्ट मिले और वो उनकी दुकानदारी चलती रहे। मेरे को भी बड़े प्यार से बुलाते थे, मैंने उनको बताया कि मुझे डंप कर दिया गया, मुझे बैन कर दिया गया, मुझे या तो रात की ड्यूटी करो नहीं तो नहीं करो। तो चेयरमैन CEO होने के बावजूद उन्होंने उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। मेरे सामने वो SM खान जो हमारे DG थे उनको भद्दी भद्दी गाली देने लगे कि ये ऐसा आदमी है वैसा आदमी है। अब आप गाली देके मुझे क्या सुना रहे हो भाई? आपको उनको गाली देनी है, आप अपने स्कोर सेट करो। आप एक एम्प्लॉय के सामने, मेरे DG, मैं उस वक्त एम्प्लॉय हूँ ना अभी भी, आप मेरे सामने मेरे DG को माँ बहन की गाली दे रहे हो, और वो व्यक्ति जिसको आप कल तक अपना आदमी बता रहे थे, आप उसको माँ बहन की गाली दे रहे हो, और मुझे आप मैसेज दे रहे हो कि हाँ मैं मोदी सरकार का बड़ा खास हूँ, मैं तो मोदी। तो उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की कि मोदी सरकार के करीब चले जाएं, नहीं जा पाए। तो अब जो हैं वो ट्रोलर बन गए हैं। मोदी जी को लेकर जितनी फेक न्यूज़, आप उनके ट्वीट उठाकर देख लीजिए। अब वो मोदी सरकार ने उनको घास नहीं डाली, उस सिस्टम में नहीं आ पाए, तो वो मोदी सरकार को फेक न्यूज़ को लेकर के मोदी सरकार को ट्रोल करते रहते हैं। तो इस तरह के लोग हैं। लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा था वो ये थी इंटरेस्टिंग बात कि देखिए, नरेंद्र मोदी को ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति ऐसे हैं जो मीडिया को आज़ादी नहीं देते, ये व्यक्ति ऐसे हैं जो पत्रकारों का गला दबाते, ये सारी चीज़ें। और दरअसल मैंने किताब भी इसीलिए लिखी थी क्योंकि मुझे लगा जिस व्यक्ति को ये कहा जा रहा है कि वो फासिस्ट है, जो व्यक्ति जो है मीडिया को वो खुद ही प्रतिबंध का शिकार हुआ, उसके साथ खुद मीडिया कैसा करता रहा, उसके साथ खुद ये इकोसिस्टम क्या करता रहा, इसलिए मैंने लिखी थी ये पूरी किताब। तो जब ये पूरी किताब मैंने लिख ली, लिखने के बाद मुझे लोगों ने डराया कि भाई तुम किताब लिख रहे हो, वो जब तुमने इंटरव्यू किया तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, आज वो प्रधानमंत्री हैं और तुम DD में काम करते हो। तुमने जो कुछ लिखा है उसमें से एक भी बात अगर ऐसी हुई जो उनको लगा कि ठीक नहीं है, पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो अगर उनका ऑफिस मुझे फ़ोन करके हालचाल पूछ रहा है तो हो सकता है वो चाहते हो ये बात पब्लिक में ना आए। मैंने इंटरव्यू कैसे फिक्स किया, कैसे मैंने उनसे बात हुई, हो सकता है वो ये चाहते हो पब्लिक में ना आए। तो ये सारी चीज़ें मुझे लोगों ने डरा दिया। तो मैंने प्रकाशन से पहले मैंने फिर क्या किया, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय एक मेल भेजा कि भाई मैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जो है एक बार उनको दिखाना चाहता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे मेरे और उनके बीच जो संवाद हुआ, जो इंटरव्यू हुआ, उसको लेकर मैंने पूरी किताब लिखी है। मैंने एक मेल भेज दिया। मेल भेजने के कुछ दिन बाद मेरे पास उनके एक विश्वस्त सहयोगी का फ़ोन आता है और उन्होंने बोला आपका मेल मिला, वो मोदी जी ने देखा, तो वो ये जानना चाह रहे थे आप क्यों दिखाना चाहते हो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट, क्यों दिखाना चाहते हो? तो मैंने कहा जी इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ हम दोनों के बीच थी, अब वो मैं पब्लिक में जा रही है, तो एक बार अब वो प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या अच्छा लगता है। तो आप कल्पना करेंगे मुझे क्या कहा गया। मुझे कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये आपकी किताब है, ये आपकी अभिव्यक्ति है, ये आपका एक्सपीरियंस है। अगर इस किताब को मोदी जी देख लेंगे और कहेंगे कि इसमें से ये हटा दो, ये रहने दो, तो क्या ये वही नहीं होगा जो आपके इंटरव्यू के साथ हुआ? तो बोले ऐसी सेंसरशिप हम नहीं चाहते, आपकी किताब है, आपको शुभकामनाएं, आप पुस्तक छापिए। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सोचिए आप, ऐसे व्यक्ति को ये सारे फांसीवादी कहते हैं, बदनाम करते हैं। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये व्यक्ति फांसीवादी है? मैं कैसे मान लूँ कि ये व्यक्ति जो है मीडिया का गला दबाता है? किस आधार पे मान लूँ मैं? आप मुझे प्रमाण तो दीजिए। और फिर मैं कह रहा हूँ आप इंटरव्यू उठा के देखिए, मैंने उनसे हर तरह के सवाल पूछे, और उसके बाद 2019 में जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी मैंने उनका इंटरव्यू किया और मैंने उनसे सारे सवाल पूछे, मैंने उनसे हर तरह के सवाल पूछे। एक बार भी मेरे को कभी किसी ने नहीं कहा ये सवाल नहीं पूछो, ये मत पूछो, ऐसा मत पूछो, या मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया कि भाई आपने ये सवाल। एक दो मेरे सवालों पे गुस्सा जरूर हुए, वो नाराज जरूर हुए, गुस्सा हुए,
अच्छा, लेकिन हाँ, क्योंकि उनको लगा कि ये सवाल मैं पूरी रिसर्च के साथ नहीं पूछ रहा हूँ, मेरी रिसर्च अधूरी है। उन्होंने मुझ पर गुस्से भी हुए उस इंटरव्यू में, लेकिन फिर उसके बाद सहज होकर आगे बढ़ गए। तो वो उनको अधिकार है, जैसे मुझे सवाल पूछने का अधिकार है, वैसे इंटरव्यू अगर वो दे रहे हैं और उनको लगता है कि मैं ये सवाल जो पूछा हूँ उसमें मेरी, वो इस बात पे नाराज नहीं हो कि ये सवाल क्यों पूछा। उन्होंने कहा आपकी जानकारी गलत है, आप जो ये सवाल पूछ रहे हो, जैसे मैंने एक जगह बॉयकॉट शब्द का इस्तेमाल किया, जो मुझे सवाल दिया गया था कि आपने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग का बहिष्कार किया, तो उन्होंने मुझे गुस्सा हुए, बोले आपने किस आधार पे कह दिया बॉयकॉट? बोले मैंने बॉयकॉट नहीं किया था, आप बॉयकॉट शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बहुत गुस्सा हुए हो। बोले हाँ, मैं उस मीटिंग में नहीं गया था, मैंने पत्र भेजा था और मैंने ये कहा था कि इतना इम्पोर्टेंट इशू है, उस पर आप 300 लोगों को बुला रहे हो, मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हो, 1-1.5 घंटे की मीटिंग कर रहे हो, तो एक मुख्यमंत्री को इसमें 2 मिनट भी बोलने हो तो इसमें हम क्या चर्चा करेंगे? तो ये उन्होंने कहा कि इसको लेकर मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन हमारा प्रतिनिधि गया था, मैंने बॉयकॉट नहीं किया। उसको लेकर वो गुस्सा हुए कि बॉयकॉट शब्द, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अधिकार है। मैं कोई उनका फिक्स थोड़ी कर रहा हूँ कि हाँ पीछे सुभाष भगत सिंह की फोटो लगा लूँ और आप मुझे क्रांतिकारी बोलो, मैं आपको क्रांतिकारी तो मुझे थोड़ी ऐसा इंटरव्यू, उसको बोलते हैं फिक्स्ड इंटरव्यू। फिक्स इंटरव्यू वो होता है, तो ये थोड़ी, तो उन्होंने सहज इंटरव्यू था, बहुत होता है तो, और 2019 में जो इंटरव्यू हुआ वो तो खैर वो भी अच्छा इंटरव्यू हमने किया, और वो उसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई, क्योंकि वो उस समय तो खैर क्या होना था, कंट्रोवर्सी क्या होनी थी, लेकिन सवाल उसमें हमने सब पूछे, और उसमें मैंने ये भी पूछा था तब, अभी आप जो एनजीओ वाली बात कह रहे थे, तब मैंने कहा कि भाई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें आप जो हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, आप तानाशाह। तो उन्होंने कहा कि दरअसल इतने सारे एनजीओ हैं जो अपना हिसाब नहीं देते। उन्होंने कोई आंकड़ा दिया था, उन्होंने बोला देश में इतने एनजीओ हैं जिनकी जो फॉरेन फंडिंग हो रही थी, और उन्होंने उनसे हिसाब पूछा गया कि भाई अपनी फॉरेन फंडिंग का हिसाब तो दीजिए, वो हिसाब उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद जब अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो ऐसे एनजीओ मेरे से नाराज रहते हैं, और ये लोग फिर ये सब चीज़ें करते रहते हैं। ये इस बात उन्होंने उसको लेकर जवाब दिया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब तो ये कहा जाए कि ये जो आपको सुपर 14 में सम्मिलित करने का जो सुअवसर दिया गया है या श्रेय दिया गया है, तो इनके पीछे यही सब कारण हैं। आज भी इनके मन से, इनके दिमाग से ये बातें गई नहीं है, क्योंकि तात्कालिक कारण तो कोई दिखता नहीं है। संभवतः ये चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने जहाँ से शुरुआत की थी, मैं एक बार फिर आता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ करी है, देखिए इसके खतरे बड़े हैं। क्योंकि आपको मैं ये भी बताऊं, मेरे पास 2 दिन पहले ही एक ऐसे व्यक्ति ने जिसके पास काफ़ी जानकारियां रहती हैं, मैं नहीं बताऊंगा कि वो किस तरह का व्यक्ति है, उसने मुझे 2 दिन पहले ही फ़ोन करा था और उसने बताया था कि 32 पत्रकारों की लिस्ट तैयार हुई है। जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार पहली लिस्ट इनकी 32 पत्रकारों की थी। तो उन्होंने मुझे बताया था 32 पत्रकारों की लिस्ट तैयार हुई है और उसमें आपका भी नाम है, और इन लोगों को ये लोग बैन करने जा रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने साथ साथ ये भी कहा कि आप लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि बैन करेंगे और उसके बाद आप लोगों के खिलाफ किसी भी केस को लेकर कोई भी आप लोगों के खिलाफ FIR हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये लड़ाई लंबी है, तो इसलिए आप सतर्क रहिएगा। मुझे उन्होंने निजी तौर पर कहा आप सतर्क रहिएगा। 2 दिन बाद वो बात सच हो गई। हालांकि 32 में से हम लोग 14 रह गए, बाकी कई नाम और लिस्ट में थे, उनका क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन कई नाम इस लिस्ट में से ड्रॉप हुए हैं जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार। क्यों ड्रॉप हुए? अब वो मेरे साथी हैं जो ड्रॉप हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि शायद कुछ लोगों के साथ कुछ मांडवली हुई, कुछ लोगों के नाम ड्रॉप कर दिए, कुछ लोगों ने इनको कहा कि भाई हम ख्याल रखेंगे कि आप लोगों के खिलाफ या आप लोगों की कोई चीज़ें, आप लोगों से मुश्किल सवाल ना पूछें, आप लोगों से हम, तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई, तो कुछ लोग इनकी प्रिय लिस्ट में बने रहे। तो एक जो लिस्ट दिखाई देती है उसमें कुछ में अर्नब गोस्वामी का नाम है, कुछ में नहीं है। नहीं, ओरिजिनल लिस्ट में है। ओरिजिनल लिस्ट में अर्नब गोस्वामी, जो पवन खेड़ा जी ने और जो बाकी समाजवादी पार्टी, शिवसेना ने जो ट्वीट करी है, उस लिस्ट में अर्नब गोस्वामी हैं। और ऐसे भी पत्रकार हैं जिनके पास जो लोग गेस्ट नहीं बुलाते, जिनके शो में गेस्ट नहीं जाते, अब वो पता नहीं क्यों है। हाँ, सुधीर चौधरी गेस्ट नहीं बुलाते, उनका भी नाम है। सुशांत
अमन, ये लोग गेस्ट नहीं बुलाते। लेकिन एक चीज इसमें, यहाँ पे एक बात और मैं कहूँ, ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई ये लोग नफरत फैलाते हैं। उनकी लाइन ये है कि ये पत्रकार नफरत फैलाते हैं, इसलिए नहीं पूछते। मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बाकी पत्रकार भी, मुझे लगता है नफरत कैसे फैलाते हैं ये भी बताना चाहिए। लेकिन मैं ये बात पूछता हूँ, आप कहेंगे कि सनातन जो धर्म है वो एड्स है, वो डेंगू है, उसको समूल नाश कर देना चाहिए। इस पर मैं अगर आपसे सवाल पूछूंगा तो नफरत आप फैला रहे हैं या मैं फैला रहा हूं? ये मैंने नहीं कहा किसी धर्म को कि वो उसका समूल नाश करना चाहिए। किसी पत्रकार ने नहीं कहा, ना किसी पत्रकार को कहना चाहिए, और किसी पत्रकार को, किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए किसी धर्म का समूल नाश हो। धर्म की व्याख्या कुछ और होती है, धर्म तो धारण करने के लिए होता है, धर्म को आप मतलब उस तरह। तो आप यहाँ पर एक दुनिया के ऐसे धर्म को जो सनातन है, शाश्वत है, उसको आप समूल नाश करने की बात करते हैं। कांग्रेस की तरफ से, बाकियों की तरफ से उसका खंडन नहीं होता, ये नहीं कहा जाता कि ये गलत है। तो हम आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई आप किसी धर्म को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई जाती है, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर ये मान लीजिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तब भी ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुझे भी है। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप कैसे नाश करोगे? क्या आप हिंदुओं का कत्लेआम करोगे 80%? तभी तो भाई आप सनातन का समूल नाश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भारत के सारे मंदिरों को तोड़ना पड़ेगा, ध्वस्त करना पड़ेगा, और 80% आबादी का आपको कत्लेआम करना पड़ेगा। तो ये तो मैं आपसे पूछूंगा ना, समूल नाश, अगर आप इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी मानते हैं तो समूल नाश आप कैसे करेंगे, ये भी बता दीजिए। तो आपको ये सवाल भी पसंद नहीं। मैं ये पूछता हूँ कि भाई ये समूल नाश करना क्या ठीक है, किसी धर्म को लेकर कहना ठीक है, तब भी आपको पसंद नहीं। तो नफरत कौन फैला रहा है? नफरत हम नहीं फैला रहे, नफरत आप फैला रहे हैं। आप सरतन से जुदा गैंग को आप जो है ओवैसी के आदमी जो है, खुलेआम, आपको अच्छी तरह से याद है, एक व्यक्ति जो हैदराबाद में खुलेआम नारे लगा रहा था सरतन से जुदा का, वो जब पुलिस पकड़ लेती है, जब वो छूट जाता है, उसको छुड़वा दिया जाता है कुछ घंटों के अंदर, तो वो ओवैसी साहब को फ़ोन करके थैंक यू कर रहा है कि ओवैसी साहब आपकी वजह से मैं छूट गया। इसका मतलब है वो सरतन से जुदा के नारे लगाने वाला आपका आदमी है। तो क्या मुझे हक नहीं है पूछने का कि मैं आपसे पूछूं कि ओवैसी साहब क्या आपने उसको छुड़ाया जो सरतन से जुदा कह रहा था? तो फिर इसका मतलब है कि देश में जहर की खेती या जहर की राजनीति करने वाले आप भी हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप मुझे कहोगे नफरत फैला रहे हैं। तो नफरत कौन फैला रहा है ये तय कर लीजिए ना आप। हम इस पे बात ही क्यों करेंगे? अगर देश में सड़क पे लोग निकल के नारे नहीं लगाएंगे कि सरतन से जुदा के, तो हम ये सवाल क्यों, अगर सनातन का नष्ट करने की आप बात नहीं करेंगे तो मैं ये सवाल क्यों पूछूंगा? अगर आप कश्मीर को लेकर ये नहीं कहेंगे कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का है, आप ये नहीं कहेंगे कि कश्मीर से 370 हटाने, तो मैं कश्मीर पे आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। अगर आप ये नहीं कहेंगे कि भारतीय सिपाहियों को चीनी पीट के चले गए, जबकि वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय सैनिकों की पिटाई से चीनी भाग रहे हैं, तो और राहुल जी कह रहे हैं कि चीनी सैनिक भारतीयों को आकर पीट के चले, तो मुझे ये हक है ना कि मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछूं कि भाई किस आधार पर राहुल जी ने ये कहा कि भारतीय सैनिक पीट रहे हैं? तो ये सवाल पूछना तो हमारा हक है ना, ये तो जर्नलिस्ट का राइट है, हम इसीलिए तो हैं। और ये भी मैं नहीं मानता हूं, ये भी गलत बात है कि ये कहना कि सवाल सिर्फ सरकार से पूछे जाते हैं। मुझे तो 30 साल हो गए पत्रकारिता में। जब मैंने पत्रकारिता शुरुआत की तब उस वक्त विपक्ष में बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी से, संघ से हर दौर में सवाल पूछे जाते हैं। राम मंदिर, आपको याद होगा जब राम मंदिर आंदोलन चला तो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कह के पूरा मीडिया बीजेपी से सवाल पूछता था। तो आप ये तो नहीं कह सकते थे कि बीजेपी विपक्ष में, उससे सवाल नहीं पूछो। पक्ष में हो विपक्ष में हो, हमें सबसे सवाल पूछना है। आप गलत कहेंगे, मैं सवाल पूछूंगा, आप अपनी बात रखिए। अगर मैं आपको मौका नहीं दे रहा तो मैं गलत हूं। मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, वो मेरा हक है। आप उसको मारना चाहते हैं तो फिर फांसीवादी कौन है? तो ये भी कहा जा सकता है कि जिन्होंने आपको सुपर 14 क्लब में रखा है वही लोग आपको गोदी मीडिया भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोगों को जो आप देखेंगे 14 जो नाम हैं उनको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, और देश के एक महान पत्रकार तो सबको ही, मतलब आधी से ज़्यादा पत्रकारों को गोदी मीडिया कहते हैं आज की तारीख में। तो ये गोदी मीडिया क्या होता है मैं समझा नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया वो होता है जो सरकार की गोदी में हो, जहाँ तक मैं समझता हूँ जी। मैंने हमेशा एक बात देखी, और वो ये देखी कि असली गोदी मीडिया में हमेशा मानता हूँ कि असली गोदी मीडिया एनडीटीवी और एनडीटीवी के पत्रकार रहे।
और उसके पीछे एक बड़ा कारण है क्योंकि मैं दूरदर्शन में था, लेकिन मैंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में, देश के तमाम मंत्रियों के कार्यालयों में दूरदर्शन को नहीं पूछा जाता था। मैं प्री 2014 कह रहा हूँ, लेकिन एनडीटीवी को पूछा जाता था। एनडीटीवी की जो ओपनिंग और उसकी जो पार्टीज होती थी, उसके जो निजी फंक्शन होते थे एनडीटीवी के, वो सभी फंक्शन जो है कोई राष्ट्रपति कार्यालय में हो रहा है, कोई प्रधानमंत्री, उसकी लॉन्चिंग पार्टी प्रधानमंत्री के निवास पर उसकी लॉन्चिंग पार्टी हो रही है। तो जिस मीडिया को देश की सरकार की गोदी में फलने फूलने का मौका मिला, वो तो एनडीटीवी है। एनडीटीवी के पत्रकार हैं जिनके एक फोन पर प्रधानमंत्री कार्यालय के दरवाजे खुल जाते थे। तो असली गोदी मीडिया वाले तो वो हैं। तो ये जो गोदी मीडिया जो आप कह रहे हैं ना सर, ये जो लाइन कहाँ से आई, इसको लेकर मैं एक छोटी सी बात जो बताता हूँ। दरअसल है क्या, नरेंद्र मोदी से इस देश के बहुत सारे पत्रकार बहुत खफा रहते हैं। वो आपको दिखता होगा उनकी रिपोर्टिंग, बिल्कुल वो साफ दिखता होगा। उसके पीछे एक बड़ा कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि 2014 से पहले वाला जो गोदी मीडिया था, जिसको गोदी में, वैसे तो गोदी में दूध पिलाते हैं, गोदी में अगर कोई बच्चा उसको दूध पिलाते हैं, लेकिन जो असल गोदी मीडिया था वो गोदी में बैठ करके शराब पीता था, दारू पीता था। तो आपको मालूम है पत्रकारों की दारू पार्टियां कौन नहीं जानता, खूब बड़ी फेमस होती हैं। तो दरअसल होता क्या था कि 2000 मैं देश के उन सौभाग्यशाली, और मैं इस मामले में कहता हूँ ईश्वर ने मुझे और डीडी के होने के तो मुझे सौभाग्य मिला। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे 3 प्रधानमंत्रियों के जो विदेश दौरे उनकी रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह और फिर अब नरेंद्र मोदी जी। देखिए फर्क क्या आ गया, मीडिया की पहली नाराजगी क्यों हुई। पहले तो सबसे पहले 2014 से पहले जब उन्होंने कुछ पत्रकारों को, देश के सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटी पत्रकार थे, उनको इंटरव्यू नहीं दिया, तो उन्होंने ये कहा कि ये फिक्स इंटरव्यू देते हैं, तो उनकी नाराजगी पहली बार दिखी। उसके बाद जो है जब विदेश दौरे होते थे तो क्या था कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले होता क्या था कि विदेश दौरों में पत्रकार हमेशा जाते हैं कवर करने के लिए। पहले और अब की व्यवस्था में 2 फर्क है। पहले क्या होता था कि सारे बड़े पत्रकार प्रधानमंत्री के विमान में जाते थे, अब जो हैं वो नहीं, प्रधानमंत्री के विमान में नहीं जाते। तो प्रधानमंत्री के विमान में जैसे ही ये पत्रकार पहुंचते थे, विमान में इनकी खातिरदारी वहीं से शुरू हो जाती थी। खातिरदारी का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप विमान में जो खातिरदारी हो सकती है, खाने पीने की हो सकती है। तो विमान में आपको जो चाहिए, दुनिया की महंगी से महंगी शराब मिलती थी, अच्छे से अच्छा खाना मिलता था। तो चलो वो ठीक है, खाना तो मिलना ही है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन साथ साथ अच्छी महंगी शराब भी मिलती थी। उसके बाद जब आप कहीं, जहाँ डेस्टिनेशन होती थी, आप जहाँ पहुँचे, जिस देश में पहुँचे, वहाँ पर आपका स्वागत जो है ब्लैक लेवल बॉटल से किया जाता था। आपके जो कमरे बुक होते थे, उन कमरों को आप खोलेंगे तो विदेश मंत्रालय की तरफ से आपके बिस्तर के बगल में एक बढ़िया सी बॉटल ब्लैक लेवल रखी रहती थी। उसके बाद क्या होता था कि उस होटल में एक मीडिया सेंटर खुलता था, जो आज भी खुलता है। लेकिन मीडिया सेंटर में तब के और अब के अंतर समझिए। पहले जो मीडिया सेंटर खुलता था, वहाँ पर एक 24 घंटे 24x7 एक बार भी होती थी पत्रकारों के लिए, और खाने का पूरा इंतजाम होता था। तो उसमें हर तरह से खाना, आप दुनिया का बेहतरीन खाना खाइए और महंगी से महंगी शराब पीजिए, वो आपके लिए खुली, मतलब शराब बहरी। मैंने अपनी आंखों से देखा है पत्रकारों की, वो दिन भर वहाँ बैठते थे मीडिया सेंटर में, रिपोर्ट भेजते थे, शराब पीते थे, और पीते ही नहीं थे बल्कि बॉटल अपनी ऐसे उठा करके अपने बैग में भर भर के अपने रूम में ले जाते थे कि चलो इंडिया जाके अपने दोस्तों को गिफ्ट करेंगे या जो भी है। तो इस तरह के खुलेआम शराब बहती थी इस तरह की। 14 के बाद ये परंपरा बंद हो गई पूरी तरह से। अब आपको विमान में तो पहली बात जानिए, आप अपने आप जाइए, आप अपने आप आपकी रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि रिपोर्टिंग आपका काम है। आपका तो प्रधानमंत्री के विमान में नहीं जाते लोग, डीडी भी नहीं जाता। डीडी जाता है, सिर्फ डीडी और ANI अलाउड है, बाकी कोई मीडिया नहीं जाता। तो आप अपने खर्चे से जाइए, आप वहाँ जाके रिपोर्ट कीजिए, जहाँ रुकना रुकिए। और दारू भी अपने खर्चे से या कंपनी के खर्चे से पीजिए। दारू कोई खर्चा नहीं। अब आपको विदेश मंत्रालय आपको ब्लैक लेवल की बोतल नहीं देगा, आपकी जो मीडिया सेंटर होगा वहाँ पे बार नहीं होगा, और बार भी नहीं होगा, और दूसरा नॉन वेज भी नहीं होगा। तो ये सात्विक बनिए। तो उसमें नॉन वेज भी नहीं होगा। तो अब ये व्यवस्था कर दिया। बहुत सारे पत्रकारों को ये चीज़ बहुत खलती है, बुरा लगता है कि पहले हमारी जो
खातिरदारी होती थी। और ये तो खातिरदारी छोटी चीज़ है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, ये शायद पंकज पचौरी जी जो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार रहे, उन्होंने भी लिखा था कि पत्रकारों का स्वागत जो है कैसे कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय में होता था, किस तरह से उनको गिफ्ट दिए जाते थे, उसका उन्होंने जिक्र कर रखा है। तो महंगे गिफ्ट मिलना, फिर आपको ये भी पता है कि इस देश के पत्रकार चाहे वीर संघ भी हों, चाहे बरखा दत्त, उनके तो नाम ओपनली आ गए थे कि वो किस तरह से तय करते थे कि कौन मंत्री बनेगा, कौन राडिया टेप्स, राडिया। तो जहां पत्रकारों को इतनी छूट मिली हुई थी कि उनको खाने पीने की कोई वो नहीं थी, सब जो मर्जी आप करिए, वो अय्याशी कीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय के दरवाजे खुले, आप मंत्री तय कर रहे हैं, वहां पर आज आपको कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो तकलीफ तो होगी ना। तो वो तकलीफ है, इस तकलीफ की वजह से कई लोग जो हैं इन्होंने गोदी मीडिया टर्म, क्योंकि अब उनको लगता है कि हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, तो जो लोग अब पत्रकारिता कर रहे हैं वो गोदी मीडिया, भाई हमको कोई शराब नहीं दे रहा, हमको कोई पैसा नहीं दे रहा। और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि देखिए इस देश में ऐसे पत्रकार, और मैं खुलेआम ये कहता हूँ, इस देश में ऐसे पत्रकार हैं जिनके लंदन में, जिनके दुबई में अपार्टमेंट हैं। पत्रकारिता हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आता ये कैसे होता है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में, देश के जो सर्वहारा पत्रकार, जो सर्वहारा के राजनीति करने, वो लोग, उनकी गाड़ियां देखकर मुझे कई बार जलन भी होती है, यार इतनी महंगी गाड़ी कैसे खरीद लेते हैं और इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं। फर्स्ट क्लास में पेरिस जाते हैं। और फिर ये बात है, मैंने एक बार ऐसी चर्चा करी थी, मुझे ऐसा लगता है वो मुहिम कहीं से चली नहीं, क्योंकि किसी भी पत्रकार को पसंद नहीं है। मैंने एक बार ये कहा था, जब लोगों ने, पत्रकारों ने कहा कि भाई पत्रकार गोदी मीडिया ये, तो जो लोग गोदी मीडिया कहते थे, मैंने उनको चुनौती दी। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग को, आप ये कह रहे हो ना हम लोग गोदी मीडिया, सरकार हमें कुछ देती है या कुछ, हम तो क्यों ना हम एक काम करें कि जिस तरह से सरकारी अधिकारियों को, जिस तरह से राजनेताओं को जो चुनाव लड़ते हैं अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ती है, वैसे क्यों ना जितने पत्रकार हैं वो भी अपनी सार्वजनिक घोषणा कर दें संपत्ति की। हमको एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्ड मिलता है, PIB कार्ड मिलता है। तो मैंने कहा कि जिसको PIB कार्ड मिलता है, वो PIB कार्ड जब अपना रिन्यू कराने जाए तो हर साल अपनी संपत्ति का अब सार्वजनिक सरकार को घोषणा दे कि भाई मेरे पास बैंक बैलेंस ये है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास इतने फ्लैट हैं, ये है मेरे परिवार में, और वो हम सार्वजनिक सरकार को दे दें। और सरकार को कोई भी व्यक्ति RTI लगा के मालूम कर ले। किसी को अगर ऐसा लगता है कि अशोक श्रीवास्तव को 2014 के बाद से खूब पैसा मिल रहा है, तो भाई आप RTI लगाइए, मालूम कर लीजिए मेरे पास कौन सी गाड़ी है, कितने की है, मेरे ऊपर कितना लोन है, मेरे बैंक बैलेंस कितना है, कितनी ज्वेलरी है मेरे पास, तो साफ हो जाएगा। तो ऐसे सब लोग करें। लेकिन जो लोग दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, उनमें से कोई भी आदमी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। मैं तो आज भी उनको चुनौती देता हूँ कि आइए, खुले में आइए, कहिए मैं अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करता हूँ, आप में हिम्मत है आप कर दीजिए, दुनिया को पता चल जाएगा कौन पत्रकारिता कर रहा है, कौन दलाली कर रहा है, कौन गोदी में बैठकर कमा रहा था, कौन जो है वैसे कमा रहा, तो पता चल जाएगा। लेकिन ये सब लोग ना कहते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े खोखले लोग हैं, इनमें दम नहीं है। इन्होंने जिंदगी भर जो है ना सत्ता की दलाली करी है, इन्होंने पत्रकारिता भी नहीं की, सत्ता की दलाली करी है। मैं ज्यादा नाम नहीं, लेकिन आप जितने बड़े बड़े नाम थे, अल्टीमेटली सरकार के दम पर ही तो पले बढ़े ना। मैं DD में हूँ, दूरदर्शन में हूँ, मुझे पता है, मेरे तो आने से पहले सारा कांड हो चुका था, लेकिन ये दूरदर्शन में बच्चा बच्चा जानता है, दूरदर्शन में हर व्यक्ति जानता है कि NDTV कैसे खड़ा हुआ, कैसे दूरदर्शन के संसाधनों का, दूरदर्शन के टेप्स का जो है उनका मिसयूज किया गया, कैसे यहाँ से जो करोड़ों रुपए की फुटेज थी, कैसे वो फुटेज चोरी हुई, कैसे यहाँ के इक्विपमेंट, और कैसे, कौन नहीं जानता ये चीज़ें। तो कैसे ये सारे लोग खड़े हुए, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो ये लोग आज किसी को गोदी मीडिया कहते हैं, तो फिर ये सोचना चाहिए कि मतलब आप क्या हैं, आप जो सरकारी संसाधनों पर जिन्होंने चैनल खड़े कर लिए, असली गोदी मीडिया तो वही है। हमने तो सरकारी संसाधनों का, हमने तो सैलरी से जो है एक मकान तक नहीं खड़ा किया, आपने चैनल खड़े कर लिए और आप कहते हो हम गोदी मीडिया हैं। तो भाई गोदी मीडिया कौन है, आप तय कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने 24 वर्ष उसी NDTV में पत्रकारिता की और उनको छोड़ना इसलिए पड़ गया क्योंकि उसको किसी ने खरीद लिया। अच्छा, जिसने भी खरीदा उसने सिर्फ एक ही पत्रकार को क्यों छोड़ना पड़ा, बाकी और किसी ने क्यों नहीं छोड़ा? यही तो बात है, असली बात है कि आपको इसलिए छोड़ना पड़ा कि वो चैनल बिक गया। और मतलब हद दर्जे की देखिए कि ये कहते हैं कि उस एक व्यक्ति को नौकरी से निकालने के लिए वो पूरा चैनल खरीदा गया। मतलब जो आदमी जो
जो अरबों रुपए का व्यापारी है, जिसके दुनिया भर में व्यापार फैले हुए हैं, वो इतना वेला आदमी है कि वो एक आदमी को नौकरी से निकालने के लिए एक चैनल खरीद रहा है। प्रभु मुझे कई बार तरस आता है ये लोग जिस तरह की बात करते हैं और इनकी बातों पे जो भरोसा कर लेते हैं। मुझे तरस आता है उनकी बुद्धि पर कि किस तरह की छोटी बुद्धि है, कि क्या यही काम रह गया है कि बंद करने के लिए। अरे भाई, और फिर बात यही है कि उस चैनल को कितने लोग देख रहे थे, ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो चैनल घाटे में चल रहा था तो इसका मतलब यही है ना, सरकार के विज्ञापनों से नहीं चलता कोई चैनल। अच्छा, एक बात ये जो सुपर 14 क्लब वाली बात आती है, तो अब जैसे ये भी कहा जाता है कि साहब कि एनडीटीवी चैनल का बायकॉट तो बीजेपी ने भी कर रखा था, लेकिन चैनल का बायकॉट तो मुझे समझ में आता है, कुछ पत्रकारों का बायकॉट कि साहब कि हम एक्स चैनल पर एक पत्रकार के यहाँ नहीं जाएंगे, दूसरे के यहाँ जाएंगे, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती? ये अजीब नहीं, ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, फर्ज कीजिए इन्होंने एक अब जैसे इसमें से कुछ चैनलों का बहिष्कार तो उन्होंने पहले भी कर रखा था, और ये भी बात ठीक है कि बीजेपी ने भी किया था एनडीटीवी का बहिष्कार। अब किसी चैनल पे आप नहीं जाते, वो समझ में आता है, चलो आप, क्योंकि आप कहते हैं उसकी एडिटोरियल पॉलिसी ठीक नहीं, आपको लगता है कि ये चैनल जो इस तरह से कर रहा है। लेकिन जब आप एक ही चैनल में एक पत्रकार को प्रतिबंधित करते हैं, एक के शो में जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि आपको ये लगता है कि चुनाव का टाइम है। आप अगर उदाहरण के लिए आज तक ही ले लूँ, आज तक पे दो ही लोग हैं ना जो डिबेट शो ज़्यादा करते हैं, चित्रा और अंजना ओम कश्यप। अगर आप इन दोनों को बॉयकॉट लिस्ट में डाल देते तो इसका मतलब आप आज तक पे आपकी विजिबिलिटी गई। तो ये विजिबल तो रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो लोग उनसे मुश्किल सवाल पूछते हैं उनके शो में नहीं जाना चाहते। इसलिए इन्होंने कुछ तो ये स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई कुछ लोगों को चुन ले जो मुश्किल सवाल पूछते हैं, और कुछ लोगों के शो में हम जाते रहे ताकि हमारी विजिबिलिटी बनी रहे। दूसरी तरफ इन्होंने ऐसे पत्रकारों को निशाना बनाया, चाहे अमन हो, चाहे जो हैं सुधीर चौधरी, ऐसे लोगों को जिनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, और जो लोग जो गेस्ट नहीं बुलाते, हाँ, जो गेस्ट नहीं बुलाते, लेकिन जो लोग नैरेटिव्स जो ये क्रिएट होते हैं ना, ये जो फेक नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं, उन फेक नैरेटिव्स को जो लोग एक्सपोज करते हैं, ये उनको भी बैन कर देना चाहते हैं, ताकि इनके जो नैरेटिव वो तो गेस्ट बुलाते ही नहीं, उनको बैन करने से क्या होगा? गेस्ट नहीं बुलाते, लेकिन वो इनका जो नैरेटिव है उसको एक्सपोज कर देते हैं ना, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। अब जो है सुशांत जो है रोज अपनी पाठशाला में आता है, वो एक नैरेटिव आपने बनाया, उस नैरेटिव को तथ्यों के साथ ध्वस्त कर देता है। अब आपके फैक्ट्स जो जिन चीज़ों को आप नैरेटिव कर रहे हो उसको ध्वस्त कर दिया, तो वो चोट बड़ी गहरी है। तो वो रीज़न है असली, ये कुछ नहीं है, बाकी सब तो कहने की बात है। लेकिन फिर कह रहा हूँ ये दुर्भाग्य की बात है, आपको हमारे सवाल पसंद नहीं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरे पास कई प्रवक्ताओं के निजी संदेश हैं जिसमें उन्होंने कहा कि उनको बड़ा खराब लगा। मैंने कल समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने मुझे सुबह सुबह नमस्कार भेजा, तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि आपसे बात करनी है। तो वो भी समझदार हैं आजकल लोग, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया। तो मैंने बोला भाई मैं सिर्फ इसलिए आपको पूछ रहा था कि आप नमस्ते तो कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं शो में बुला सकता हूँ, नहीं बुला सकता, कि क्योंकि वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो समझते हैं, हम लोग तो नहीं चाहते थे, लेकिन हमको ऊपर से आदेश हुआ कि भाई पालन करना है जो आदेश आया। तो इस अलायंस में भी सब लोग इस बात से खुश नहीं हैं। कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता भी इस बात को सही नहीं मान रहे। अलायंस में बहुत सारी पार्टियां इसको सही नहीं मान रही, लेकिन ये एक तानाशाही भरा ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर को वो लोग फॉलो कर रहे हैं जो तानाशाही से लड़ने की बात करते हैं। वो लोग इस तानाशाही भरे ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नाम, नीतीश कुमार जी ने तो खुलकर कहा ना कि भाई मैं इसको नहीं मानता। उसी दिन मैंने नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता को पूछा कि भाई आइए मेरे शो में, तो उन्होंने बोला नहीं आपके शो में नहीं आ सकते। तो आपका मालिक कौन है? आपका नेता कौन है? नीतीश कुमार हैं या इंडिया अलायंस में जिसने ये निकाला? या आप, इसका मतलब नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, या तो नीतीश कुमार दिखावा कर रहे हैं, या फिर आप नीतीश कुमार की भी बात नहीं मानते। नीतीश कुमार अपने आप को दिखाते हैं कि वो बड़े ओपन अप हैं, लेकिन अंदर से नीतीश कुमार भी तानाशाह है। ये क्या सच है हमको पता तो चले। नीतीश कुमार सही कह रहे, तो ये सारे ढकोसले हैं बेसिकली ये। चलिए अब इस चर्चा को आज यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ही आनंददायक चर्चा रही आपके साथ में,
और मुझे विश्वास है कि इस तरह की चर्चाएं और भी होती रहेंगी। और अंत में एक बार पुनः आपको मैं इस पुस्तक से परिचय करा दूं। ये पुस्तक है मोदी सेंसर्ड और नरेंद्र मोदी सेंसर्ड। जी ये अशोक श्रीवास्तव जी की पुस्तक है, अनिल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है और आप इसको अमेज़न पर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्ते।